दिल्ली नगर निगम में निर्वाचित पार्षदों को दिलाई जा रही है शपथ। मेयर और उप मेयर का आज चुनाव। 6 जनवरी को चुनाव के दौरान हंगामे के कारण नहीं चुने जा सके थे मेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों से करेंगे बातचीत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए थे पुरस्कार। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी का 3 दिन का भारत दौरा आज से होगा शुरू। दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद। राष्ट्रपति अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। अमेरिका में एक बार फिर हुई गोलीबारी। कैलिफोर्निया में गोलीबारी की 2 घटनाओं में 7 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। और खेलों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज। सीरीज में न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर जाने के इरादे से उतरेगा भारत। हॉकी विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे शुरू। पहले क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से, वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को 1 पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये नकद प्रदान किए। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में उन्हें बधाई देंगी। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी आज अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अल सीसी राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये पहला अवसर है जब मिस्र का राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाली परेड में मिस्र की सेना का एक दस्ता भी हिस्सा ले रहा है। राष्ट्रपति सीसी का ये दूसरा भारत दौरा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है, जिसमें 5 मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल राष्ट्रपति सीसी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उनके लिए राजकीय भोज का भी आयोजन होगा। इस दौरे पर राष्ट्रपति सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा परस्पर सहयोग के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। इस सब के बीच भारतीय सेना ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र आकाश प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया जाएगा। नई दिल्ली में कल पत्रकारों से बातचीत में भारतीय सेना ने कहा कि सेना के 6 और वायुसेना और नौसेना का एक दल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। इस साल 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र की 144 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए विशेष आकर्षण होगी। इसके अलावा इस वर्ष प्रदर्शित किए जा रहे सभी सैन्य उपकरण मेड इन इंडिया हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत सैन्य हार्डवेयर में कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने परेड के आयोजकों में से एक से बात की। In this parade, 3 Paramveer Chakra awardees and 3 Ashok Chakra awardees also participating. We would also have the Egyptian contingent participating in the parade with us, and all the Indian Army equipment which is being showcased in this parade is indigenized. We would be showing the Atmanirbhar Bharat. Yes, under the Atmanirbhar Bharat, we are using all the indigenized equipment in this parade.
you would be able to see MBT Arjun, you would also see the Nag missile system and the BMP-2s. You would also see the K9 Vajra guns, self-propelled guns, and also the mobile automatic launcher of the BrahMos missile system, as also the mobile microwave node and the mobile network center of the for the communications, and the 10-meter short span bridge which is used by the Corps of Engineers in the battles, and also the Akash weapon system. 25-pounder guns are phased out. Yeah, in the Republic Day celebration, the 21-gun salute would also be given by 105 mm Indian field gun this time, and that is also showcasing that we are transitioning towards the indigenized equipment. साथ ही सेना की एक महिला अधिकारी भी डेयर डेविल टीम में भाग ले रही हैं, जो मोटर बाइक पर कई हैरत अंगेज स्टंट करेंगी। पहली बात तो आई एम वेरी प्राउड एंड फीलिंग वेरी गुड एंड मेमोरेबल अबाउट इट दैट आई गेट द चांस टू वॉक द रिपब्लिक डे परेड 2023। मुश्किल था, पिछले 1 साल से मैं इस दिन की तैयारी कर रही हूँ एंड फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वॉक द राजपथ। संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने के लिए देश भर के 80 युवाओं को चुना गया था। इनमें से 30 युवाओं को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में समारोह के दौरान नेताजी पर बोलने का अवसर भी मिला। इनका चयन अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम में इन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पीएम ने इस पर भी बात की कि हम नेताजी के जीवन से क्या सीख सकते हैं। पीएम ने जोर दिया कि जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले अपने नायकों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपना उत्साह साझा किया। अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ऐसे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा। गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा, वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते हैं। जब यहाँ आया था पहली बार कभी फ्लाइट में ही नहीं चढ़ा था, तो घर से मम्मी तो पैनिक कर रही थी कि इतने ऊपर जाओगे, क्या होगा नहीं होगा। पर मैंने जब कल फोटो भेजा, वो बादल थे, उसका फोटो भेजा, तुम क्या बादल के ऊपर थे कि नीचे थे? मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे। I'm very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as well. आप में से करीब 8-10 घंटे हो गए हैं आप लोगों को साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा नाम कोई बता सकता है इनमें से? कौन बता सकता है? मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट। अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, वो उड़ीसा से हैं। नमस्कार सर, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आई हूँ, पश्चिम बंगाल से, जिसके ऑनरेबल चांसलर आप हैं। तो आज सुबह भी बताया था आपने। जी सर। तो मेरा नाम सुप्रिया है। मेरे मित्र का नाम जो विश्व भारती से ही हैं, उनका नाम सिद्धार्थ है। और इससे थोड़ा चलता है जी। सर आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैंने इसलिए कहा कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे अभी मैं आते ही कहा, अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए। अच्छा अभी मैंने इस बेटी को कहा तुमने वाइस चांसलर वाला तो सुबह भी मुझे बताया था।
तो वहां तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को, लेकिन किसी से आधा सेकंड 1 सेकंड बात हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया, सही व्यक्ति के सामने दोहराया, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे नमस्ते नहीं कर रहा था, भले 5 सेकंड था लेकिन आपसे जुड़ रहा था। कोशिश करनी चाहिए जिससे मिले उसकी बात याद रहे, चेहरा याद रहे, नाम याद रहे, धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा। और 5 साल के बाद भी कोई मिलता है, अच्छा आप वहाँ मिले थे, वही एकदम उसको लगेगा अरे वाह ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं। अच्छा, नेताजी की वो कौन सी चीज़ है जो आप जीवन में लाना चाहेंगे? मैं नेताजी से संगठन क्षमता सीखनी चाहूँगी। मैं उनसे सीखना चाहूँगी कि पूरी दुनिया के, मतलब नेताजी ने पूरी दुनिया के भारतीयों को एक साथ संगठित करके अंग्रेज़ों से लड़ाई की। वैसे ही मैं चाहूँगी कि हमारे देश के सभी लोग, केरला हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, कहीं पे भी हो, सभी एक साथ मिलजुल कर जो हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ हम लड़े। और एक और चीज़ सीखना चाहूँगी, सपना देखना। मैं 2015 से सपना देख रही हूँ और मैं 2015 से आपसे हर रोज़ नहीं, मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज आप जिस सेंट्रल हॉल में बैठे थे उसका कोई इतिहास पता है आपको? सेंट्रल हॉल क्या है? When I entered that hall, I got that goosebumps because that Constitution Assembly met in that hall. Being a law person from the law background, I had that opportunity to sit in that hall and see the whole surroundings, and it was a great experience for me, sir. आपको मालूम है आप जिस चेयर पे बैठे थे वहाँ देश के कोई न कोई महापुरुष बैठे थे जो संविधान बना के गए। उस जगह पे आज आप बैठे थे, फील कर रहे थे आप? जन्मदिन पहले भी आते थे, सदन में हम लोग जाते थे, फूल भी चढ़ाते थे, और जिस महापुरुष का जन्मदिन है उनकी अगर कोई ऑडियो अवेलेबल है तो सुनने का भी मौका मिलता था। लेकिन एक 5-25 लोग हम चले जाते थे। उसमें से विचार आया कि देश भर से हर महीने किसी न किसी जन्मदिन में देश भर से अगर नौजवानों को बुलाया जाए। ये कल्पना, ये कार्यक्रम आपने सुना, फिर आप आए, आज मिले, क्या लगा आपको? सर, मेरा नाम परनीत है, मैं पंजाब से हूँ। सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर आके पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। आज तक उनको किताबों में पढ़ते थे, फिर यहाँ आके पता लगा। जब हम स्टेयर्स पर चल रहे थे तब भी एक एक बार रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, कितने हमारे मिनिस्टर्स होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया होगा, हमारे लिए सब तैयार किया है, वो इस सीढ़ियों पर चढ़े होंगे। बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यहाँ पे खड़कर आपके सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे, जहाँ से पूरे भारत का एक एक हिस्से में जो कुछ भी होता है उसका निर्माण, उसकी सोच जहाँ से पैदा होती है। This is Aisha Rukshana from Tamil Nadu, and it was a dream come true to come to Delhi and meet such wonderful persons, and to pay homage to Subhash Chandra Bose was something that is very exciting, because from him I learned that we need to have the courage of patriotism within ourselves, and I feel that he was a true patriotic hero and I must be like him, and I'm very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. Thank you sir. देखिए, मेरा आप सब नौजवानों से जरूर सुझाव रहेगा कि आप यहाँ जहाँ भी जाएं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए। बहुत कुछ है। दूसरा, बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूंगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूंगा। वो चीजें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली नगर निगम में आज मेयर का चुनाव होना है। इससे पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। आप और बीजेपी के पार्षदों ने नारेबाजी भी की। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की थी। हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। धीरज, जैसे कि हम सवेरे बातचीत कर रहे थे कि एक तो शपथ ग्रहण को लेकर के पहले भी विवाद था, आज क्या कुछ किस तरह से चल रहा है, और कुछ देर में जब चुनाव होगा मेयर और डेप्यूटी मेयर का, तो उसके लिए क्या कुछ राजनीतिक गणित वहां पर चल रहा है? हाँ, मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, और सुबह आपने बताया था कि जो हंगामेदार जो चयन की जो प्रक्रिया होगी वो काफ़ी हंगामेदार होगी, और आपने अभी वैसा स्वरूप ही देखा। और सरकार को इस बात का अंदेशा लग गया था पहले से ही कि यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा या ज़्यादा हंगामा होने की उम्मीद है। उस लिहाज से मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ काफ़ी संख्या में जो सुरक्षा बल की जो वो तैनाती की गई है। और अभी यहाँ इस इलाके की जो डीसीपी आई थी श्वेता चौहान, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण करना है, तो इसमें किसी भी प्रकार की अगर बाहर में हंगामा होता है तो उस हंगामे को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश की जा रही है। और जिस बात के लिए पिछली बार विवाद हुआ था, मतलब 6 जनवरी को जिस बात के लिए विवाद हुआ था कि पहले एल्डरमैन को क्यों शपथ दिलाई जा रही है, भारतीय आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि पहले जो निर्वाचित जो पार्षद हैं उनको शपथ दिलाई जाए। हालांकि आज वही हुआ, जो पहले जो पीठासीन पदाधिकारी ने जितने भी जो एल्डरमैन हैं या जो नॉमिनेटेड जो पार्षद हैं उनको ही पहले शपथ दिलाई, और उनके शपथ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और उसके बाद जो बाकी जो पार्षद हैं उनके जो शपथ की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, और इस प्रक्रिया ये जबकि पूर्ण होगी, इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद फिर आप कहें कि मेयर या डिप्टी मेयर का जो चयन की प्रक्रिया जो है वो चयन उसकी शुरुआत होगी। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो काफ़ी शोर शराबा चल रहा है। शोर शराबे का कारण क्या है कि जो सांसद हैं वो कभी कभी बीच में आ रहे हैं, जो विधायक हैं जिनको वोटिंग के लिए आना है वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात है कि जबकि मनोनीत सदस्य को पहले शपथ दिलाई गई तो उसके बाद एक जोरदार जो नारा लगा जय श्री राम का, उस वजह से भी एक जो शोर शराबे की आवाज जो है वो बाहर आई है। तो कुल मिला के ये जो अभी की जो स्थिति है वो काफी मजेदार स्थिति है। हालांकि जिस तरीके से जो सदन की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया से ऐसा लग रहा है कि आज जो चुनाव की जो प्रक्रिया है मेयर और डिप्टी मेयर की, उस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। जी धीरज, ये बताइए कि अब जब चुनाव होगा तो राजनीतिक गणित के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बहुमत है, लेकिन राजनीतिक गणित क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि बीजेपी की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है, बीजेपी के कुछ नेताओं ने वहां पर दावा किया था कि उनका भी मेयर वहां पर बन सकता है। जी, ये जो बातें हैं ये बातें हमने यहाँ के कई लोगों से इस मुद्दे पे हमने बात की। हमने रेखा गुप्ता से भी जो मेयर की जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे भी हमने बात की। यहाँ के जो पर्सन हैं हरीश खुराना, उनसे भी हमने ये की। लेकिन दोनों बातों में अलग अलग बातें दोनों लोगों ने कही है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि मेयर का चुनाव हम जीत लेंगे या इस चुनाव में संख्या बल के आधार पर अगर हम आगे हैं तो फिर जो सदन में जो हंगामा हुआ, आप हंगामा क्यों करना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि हम जीत जाएंगे तो इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको किया जा सकता है, लेकिन आपने हंगामा किया।
तो हंगामे की वजह से उन्हें लगता है आम आदमी पार्टी को कि कहीं ना कहीं जो उनका जो संख्या बल है उसमें सेंध लगाई जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बार बार कह रही है कि जो पार्षद हैं, जो निर्वाचित पार्षद हैं, वो न केवल पार्टी लेवल पे वो वोटिंग करेंगे बल्कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के हिसाब से वोटिंग करेंगे। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ कहने का मकसद ये दिख रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो क्रॉस वोटिंग हो जाए, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो निर्वाचित पार्षद हैं वो दूसरी तरफ जाकर वोटिंग कर दे, क्योंकि यहाँ दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है उनको लग रहा है कि हो सकता है कि हमें उधर से कुछ वोटिंग मिल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे जो स्पोक्स पर्सन है वो बार ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आप देखते जाइए, पहले चुनावी प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए, हो सकता है कि रिजल्ट जो है आपको चौंकाने वाले मिले। तो चौंकाने वाले रिजल्ट कहने का मतलब ये हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनके पक्ष में वोटिंग जो है वो हो सकता है। जी शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारियों के लिए। गणतंत्र दिवस को लेकर के जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही सतर्क हो गई है और राजौरी शहर के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की टेस्टिंग की। आईआईटी मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म जांड के ऑपरेशंस ने भारोस नामक मोबाइल फोन के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारोस भारत का नया प्राइवेसी सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारोस को कड़े प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाले संगठनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नया स्वदेशी भारोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया है। भारोस एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो आज का स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था वो गैप भी फिलअप होता है। आईआईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। People don't want any system like this to succeed. So we have to be very careful, very cautious, very persistent. Continuously we'll have to keep working on making it successful. उस जर्नी के लिए we should be prepared. इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में बदलाव को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों की कई तरीके से सहायता करेंगी। इनोवेशन जो एकेडमिया से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। G20 के हिस्से के रूप में आयोजित B20 की पहली बैठक आज संपन्न होगी। गांधीनगर में कल आयोजित कई पूर्ण सत्रों के दौरान 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में आयोजित गुजरात सत्र में विशेष सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री कानूभाई देसाई और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने राज्य में उपलब्ध व्यापार और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। G20 के अंतिम दिन प्रतिनिधि गिफ्ट सिटी और अन्य पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद में स्थित हजारद्वारी पहुंचा, जहां सैलानियों ने स्थानीय बाजार के साथ ही बंगाल की विरासत हजारद्वारी, सुप्रसिद्ध इमामबाड़ा और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के फरक्का से निकलने के बाद एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज अपनी यात्रा में आगे बढ़ता हुआ मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे बसे ऐतिहासिक हजारद्वारी पहुंचा। बाजार की चहल पहल के बीच से चलते हुए विदेशी सैलानियों ने नवाब नाजिम हुमायूं जहां बहादुर के ऐतिहासिक हजारद्वारी भवन में प्रवेश किया। यह इटालियन और ग्रीक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। सैलानियों ने पास के इमामबाड़े की खूबसूरती को देखा। इसके बाद कारवा कटरा मस्जिद की ओर बढ़ा और यहाँ की इमारतों की बेमिसाल कारीगरी को देख सैलानी भाव विभोर हो उठे। सैलानियों ने भारत की प्राचीनतम भवन निर्माण और स्थापत्य कला की कारीगरी को सराहा। This place especially provides a very huge collection of antiques and also big pictures. And it's really amazing to find not only the information about the history, but also you can see something about the history, and you have the best choice actually in here. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके माध्यम से देश में जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साधन विकसित होंगे। इस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पर स्विट्जरलैंड से आए हुए हमारे तमाम विदेशी पर्यटकों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पूर्ण रूप से सहज एवं सुलभ यात्रा करने में सहायक हो रही है। इनकी ये यात्रा हमारे जल मार्ग के साथ साथ पर्यटन के दिशा में एक सफल, सहज, सुलभ कदम होगा। इस यात्रा का हर पड़ाव भारत की सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश कर रहा है। हर दिन सैलानी भारत के नए रंगों से सराबोर हो रहे हैं। इस वक्त हम हजारद्वारी में खड़े हैं और यहाँ पर इटालियन और ग्रीक स्टाइल में बने इस हजारद्वारी किले को, इस बिल्डिंग को उन्होंने यहाँ पर देखा और इसके अंदर जो म्यूजियम है उसको देख करके पिछले ज़माने की यादों को उन्होंने ताज़ा किया और दूसरी तरफ इमामबाड़ा भी वो गए और कटरा मस्जिद का भी उन्होंने दौरा किया। तो एक मिक्स कल्चर जो यहाँ पर है उसको वो उन्होंने समझा और यहाँ से वो एक अच्छी यादें लेकर के अपने देश को जाएंगे। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, हजारद्वारी, वेस्ट बंगाल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और नेवल ग्रुप फ्रांस कलवरी श्रेणी पनडुब्बी में स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के एकीकरण के लिए साथ मिलकर विस्तृत डिजाइन तैयार करेंगे।
ये कदम रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बड़ी पहल है। भारत फ्रांस की साझेदारी के तहत तैयार किए जाने वाले इस डिजाइन से DRDO की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला NMRL द्वारा बनाए गए फ्यूल सेल आधारित AIP सिस्टम को INS कलवरी पर फिट करने योग्य बनाया जाएगा। AIP से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की मारक क्षमता पहले से कहीं अधिक घातक हो जाती है, क्योंकि इससे पनडुब्बी कई गुना लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। फ्यूल सेल आधारित AIP अन्य प्रौद्योगिकियों के मुकाबले अधिक कारगर है और इस मामले में सबसे अलग है कि इसमें ऑनबोर्ड हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन है। कल सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावों में समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक चुनावी कवायद के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव के बारे में फर्जी सामग्री पकड़ने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर बल देते हुए कहा कि चुनावों संबंधी फर्जी खबरों की पहचान सोशल मीडिया मंच करें। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया कंपनियों के पास अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनाव को लेकर फर्जी इस तरह की विस्तृत फर्जी खबरों को पकड़ने की क्षमता है। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर पहला सम्मेलन दिसंबर 2021 में किया था। सम्मेलन में आर्मेनिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, फिलीपींस सहित 16 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 2018 से स्थापना दिवस कार्यक्रम 3 दिन तक मनाया जाता है और इसमें सभी सरकारी विभागों की भागीदारी होती है। इस दौरान 26 जनवरी तक राज्य भर में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस निवेश और रोजगार मुख्य विषय पर केंद्रित है। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम लखनऊ के अवध शिल्पग्राम और नोएडा के नोएडा शिल्पग्राम में होंगे, जबकि जिला मुख्यालयों में भी जिला स्तर पर आयोजन होंगे। वहीं निवेश और रोजगार पर केंद्रित संगोष्ठियां होंगी, साथ ही रोड शो और उद्यमियों के सम्मेलन भी होंगे। निवेश, रोजगार, डिजिटल उत्तर प्रदेश, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्राकृतिक कृषि जैसे विषयों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। फोटो और फिल्म ब्रोशर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जिलों की विशेष प्रतिभाओं की सफलता की कहानियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इस अवसर पर सभी कार्यक्रम स्थलों पर उत्तर प्रदेश राज्य के गठन से लेकर अभी तक प्रदेश की विकास यात्रा से संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने की थी। राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद 2018 से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य संस्कृति, साहित्य, कला, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के आदर्श प्रस्तुत करता रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और परिश्रमी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर यहां के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। मैं देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे इस प्रदेश की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्म की धरा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं व विकास की नीतियों को नीचे तक ले जाकर उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की निरंतर प्रगति व प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना करता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, संस्कृति व आध्यात्म की पावन भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में विकास व समृद्धि के नए मानदंड स्थापित कर रहा है।
बिहार के सिवान में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि 6 अन्य लोगों का सिवान के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सिवान जिले के लकरी नबीगंज पुलिस स्टेशन के चौकीदार और पुलिस निरीक्षक को जिले के शराब त्रासदी मामले में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन इस महीने 27 से 31 तारीख तक मुंबई में किया जाएगा। SCO फिल्मोत्सव में 57 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्मोत्सव का उद्देश्य SCO के अनेक देशों की संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में काम करना और सिनेमाई साझेदारी बनाना है। इससे SCO के सदस्य देशों की फिल्म बिरादरी के बीच भी सामंजस्य बढ़ेगा। निखिल महाजन निर्देशित मराठी फिल्म गोदावरी और पान नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो का नामांकन भारत की ओर से किया गया है। SCO की भारत की अध्यक्षता के तहत SCO फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। SCO में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 30 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,18,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 89 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 90 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.81% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.08% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.06% है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1931 है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 15वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस विशेष रूप से भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं, भेदभाव और शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उन असमानताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। तब से इस दिवस को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। ये दिन लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उनके अधिकार को दर्शाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बिहार के PS मदनपुर और औरंगाबाद के वन क्षेत्र में सोमवार को तलाशी अभियान छेड़कर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस अभियान के तहत कई टीमों वाली टुकड़ियों ने संदिग्ध क्षेत्र में कई स्थानों पर छिपाए गए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों के जखीरे की खोज की। बरामद किए गए सामान में मैगजीन के साथ 315 बोर की राइफल, विभिन्न बोर के 3583 राउंड, 4 IED, 1 UBGL माउंट, 2 वायरलेस सेट, 1 इंटरसेप्टर, 6 डेटोनेटर, 10 से 15 मीटर कॉर्टेक्स वायर और 8 मोबाइल फोन शामिल हैं। इसके अलावा नक्सल साहित्य और विभिन्न लेख भी बरामद किए गए हैं। इस विशेष ऑपरेशन को खत्म करने से पहले बरामद सभी विस्फोटकों और IED को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नष्ट कर दिया गया। लंबे इंतजार के बाद अब सर्दियों की बारिश का आगाज होने की संभावना दिख रही है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह छिटपुट बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। वहीं शाम के समय बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान कम होकर 24 डिग्री पर पहुंच जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार बादल और बारिश की संभावनाओं के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। 26 जनवरी तक राजधानी में बारिश के आसार हैं।
इस दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री तक रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और इस सब के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की माने तो पिछले 4 साल में 23 जनवरी यानी कि सोमवार को दिल्ली के लिए सबसे गर्म दिन इस सीजन का रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को राजधानी दिल्ली में साफ आसमान और गर्म पूर्वी हवाओं के संयोजन के साथ दिल्ली का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रविवार के अधिकतम तापमान से 1.9 डिग्री अधिक और सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं आने वाले कुछ दिनों में हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से 25 और 26 जनवरी को वर्षा हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल तेज वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। वहीं इस बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओले पड़ने की भी संभावना है। इसके बाद 27 जनवरी को एक अन्य वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 28 और 29 जनवरी को उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। विदेशी नागरिकों ने किताबों के पन्नों में 90,000 अमेरिकी डॉलर छिपाए थे। इसके साथ ही उनके पास से पेस्ट के रूप में 2.5 किलोग्राम से अधिक सोना बरामद किया गया है। यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये घटना उत्तरी कैलिफोर्निया के हाफ मून बे क्षेत्र में हुई है। कैलिफोर्निया की सैन मैंटियो काउंटी के शेरिफ ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को आश्वस्त करते हुए बताया कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। कैलिफोर्निया में 2 दिन पहले चीनी नववर्ष के दिन हुई एक और गोलीबारी की घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के चुनाव के 1 साल बाद उनकी अप्रूवल रेटिंग 25% कम हो गई है। कई चिली वासियों ने देश की अर्थव्यवस्था संभालने को लेकर उनकी शिकायत की है। साथ ही अपराध पर सरकार के नरम रवैये को लेकर भी लोगों ने आपत्ति जताई है। बोरिक के मंत्रिमंडल और युवा सुधारकों को अनुभव की कमी के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार चिली में 2022 में हत्याओं में 43% और अपहरण में 77% का इजाफा देखा गया। देश में हाल के वर्षों में संगठित अपराध में हुई ये बढ़ोतरी नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित बताई गई है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की और सैन्य सहायता देने को मंजूरी दी है। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों की हुई बैठक में यूक्रेन को 7वीं बार मदद देने पर सहमति बनी। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि विदेश मंत्रियों ने 500 मिलियन के यूरो पैकेज के अलावा यूक्रेन को EU के सैन्य प्रशिक्षण मिशन के लिए 45 मिलियन यूरो के गैर घातक उपकरण देने पर भी सहमति जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जर्मनी ने बैठक के दौरान ये साफ किया कि वो किसी भी देश को लेपर्ड टैंक के यूक्रेन भेजने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल करने की घोषणा की है। सरकार में मौजूद लोगों पर लग रहे रिश्वत लेने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान आया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के इरादे से कहा कि इन पदों पर 1 से 2 दिन के भीतर बदलाव किए जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार भेजने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की है। दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे लावरोव ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच के संघर्ष पर बात करते हुए कहा कि ये एक हाइब्रिड युद्ध न होते हुए एक वास्तविक युद्ध जैसा ही है। अफ्रीकी महाद्वीप पर दक्षिण अफ्रीका रूस का बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले रूस को यूक्रेन से वापसी की बात कही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नालेदी पंडोर ने अपने ताजा बयान में कहा कि अब उनका ये मानना नहीं है। रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ईरान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष मोहम्मद बकर खलीफाफ के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर बैठक की थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खास समझे जाने वाले वोलोडिन ने इससे पहले अपने ईरान दौरे पर चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो का समर्थन दुनिया को एक भयानक युद्ध की तरफ धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मारक हथियारों की आपूर्ति रूसी इलाकों के लिए खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ये एक वैश्विक तबाही का कारण बन सकती है और इसके बाद सामूहिक विनाश के हथियारों को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तर्क अमान्य हो जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान जलाने की घटना के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि किसी को पवित्र लगने वाली किताब को जलाना अपमानजनक है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का कहना है कि स्वीडन को अपनी सदस्यता के लिए तुर्की के समर्थन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि स्वीडन में 3 दिन पहले तुर्की और स्वीडन की नाटो सदस्यता के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद तुर्की के साथ उसके रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की की सहमति जरूरी है। अर्जेंटीना और ब्राजील ने मर्कोसिर व्यापारिक ब्लॉक के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए साझा मुद्रा स्थापित करने की इच्छा जताई है। अर्जेंटीना और ब्राजील के वित्त मंत्रियों ने कहा है कि इस कदम से दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। अर्जेंटीना के वित्त मंत्री ने कहा कि ये साझा मूल्य प्रत्येक सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम की नजर तीसरा मैच जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। हैदराबाद और रायपुर में जीत हासिल कर 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम अब तैयार है न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले के लिए। ये मुकाबला मंगलवार को इंदौर में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में भारत ने 12 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी, जिसके बाद सीरीज के दूसरे मैच को भारतीय टीम ने 8 विकेट से अपने नाम करते हुए 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। ऐसे में तीसरे मुकाबले में भी भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजों की करें तो टीम के सभी बल्लेबाज अच्छी लय में हैं और नियमित रूप से रन बना रहे हैं।
टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे दमदार बल्लेबाज टीम को मजबूती दे रहे हैं, तो वहीं मिडिल ऑर्डर के लिए भी भारतीय टीम के पास सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज हैं। निचले क्रम में हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे ऑलराउंडर्स भी लय में हैं। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं। रोहित ने पिछले मैच के बाद इस बात के संकेत दिए थे कि वे आने वाले मैचों में अपने खिलाड़ियों को फिट रखना चाहते हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो पहले मुकाबले में माइकल ब्रेसवेल ने 140 रन की शानदार पारी खेली थी। वहीं मिचेल सेंटनर ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया था। हालांकि दूसरे मैच में दोनों कुछ खास नहीं कर सके। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 115 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 57 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड के नाम 50 मुकाबले रहे हैं और एक मैच टाई रहा है। वहीं 7 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला है। मंगलवार को खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम की कोशिश जीत के साथ क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं पहले ही 2 हार झेल चुकी न्यूजीलैंड की टीम सीरीज के अंतिम मुकाबले में जीत के साथ संतोष करना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलिना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में रिबाकिना ने लातविया की येलेना ओस्टापेंको को 6-2, 6-4 से हराया। उड़ीसा में खेले जा रहे FIH हॉकी विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है। दिन के पहले मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। भुवनेश्वर में होने वाला ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 4 बजे खेला जाएगा, जबकि दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेल्जियम और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से भुवनेश्वर में शुरू होगा। गया के रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाला मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जौहर दिखाएगा। गया के कटारी हिल रोड स्थित अंबेडकर नगर के समीप रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन मार्च 2023 में फ्रांस के मेड्स शहर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एम्बिलम्पिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। भारत से इस प्रतियोगिता में अकेले मोहम्मद शमीम का ही चयन हुआ है। गया के रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाले मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाएंगे। गया के कटारी हिल रोड स्थित अंबेडकर नगर के समीप रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन अंतर्राष्ट्रीय एबिलम्पिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। भारत से इस प्रतियोगिता में अकेले मोहम्मद शमीम का ही चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एपिलम्पिक्स प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए ही होती है। इनमें कई तरह की प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं, जिसमें टेलरिंग और फोटोग्राफी समेत 14 तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में शमीम का चयन सबसे कम समय में कोट सिलने के लिए हुआ। शमीम 8 से 10 घंटे में बनने वाले कोट को केवल 6 घंटे से भी कम समय में सिल देते हैं। एपिलम्पिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कुछ सीखने सिखाने ज़िंदगी संभालने का मौका मिलता है। ये स्किल इंडिया की तरह है। ओलंपिक सिर्फ विकलांगों के लिए गेम होता है, जो से सिलेक्शन मेडल जीतने के बाद इंडिया में, उसके बाद बाहर के लिए कुछ इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। मोहम्मद शमीम आलम के पिता मोहम्मद रशीद बताते हैं कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बीच शमीम का पालन पोषण किया और फिर किसी तरह से टेलरिंग सिखाई और मशीन दी। शमीम ने मैट्रिक परीक्षा भी पास कर ली है। छोटे लोगों से इसको पोलियो मार दिया और बहुत परेशानी से इन लोग को दोनों को पोसे चलने में, जो कुछ लायक हो गया, पढ़े लायक इन लोग को गया है में दोनों को ले जाते थे और रोज लाते थे चलेगा। पोलियो जो मारा, काफ़ी पैसा हमने लगाया, जितना हमसे हो सका उतना किए, लेगा कि अब नहीं हो रहा तो हम लास्ट में छोड़ दिए। फिर उसके बाद वही करीब 10 माह तक पढ़ाया इसको।
इससे पहले भी मोहम्मद शमीम 2009 में क्षेत्रीय टेलरिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीत चुके हैं। इसके बाद उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई पदक जीते। 2016 में फ्रांस गए तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनका 5वां स्थान आया। 2019 में दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने के बाद उनका चयन फ्रांस में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जा चुका है। यह प्रतियोगिता मार्च 2023 में रूस के मॉस्को में होनी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से स्थान को बदलकर अब फ्रांस कर दिया गया है। सभी को उम्मीद है कि शमीम ओलंपिक्स में भी देश का नाम रोशन कर पाएंगे। गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।